नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पर्यावरण शिक्षण और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। उनमें से पहला प्रश्न है दोस्तों कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल होती है? विद्यालय आंतरिक क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्यक्रम होता है कि जो छात्रों की स्कूली शिक्षा से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो पाठ्यक्रम होता है। अब इसमें दो प्रकार की होती है, या तो आंतरिक होगी और या बाहरी होगी। तो आंतरिक क्रियाएं यानी कि जो विद्यालय के अंदर स्कूली शिक्षा संबंधित जो की जाती है क्रियाएं वो आंतरिक है। और बाहरी, जैसे कि जो बाहरी की जाती है, स्थानीय भ्रमण हो गए वो चीज़। तो इसमें जो आपके विकल्प नंबर 3 है, उपयुक्त दोनों क्रियाएं होगी। पाठ्यक्रम में विद्यालय आंतरिक क्रियाएं भी आएगी और बाहरी क्रियाएं भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो आपका 1 है उसमें विकल्प नंबर जो 3 है, उपयुक्त दोनों, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निष्पत्ति परीक्षण करने में सबसे पहले क्या बनाया जाता है? देखिए, जो निष्पत्ति परीक्षण है इसे हम कह सकते हैं एक तो उपलब्धि परीक्षण, और या कह सकते हैं जो ज्ञानार्जन परीक्षण है वो कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसका परीक्षण किया जाता है, वही निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है वो बनाया जाता है उद्देश्य बार। यानी कि देखिए, प्रश्न पत्र जो होता है वो बनाया जाता है। इसमें उद्देश्य बार क्या होता है कि भाई किस प्रकार के प्रश्नों की कितनी संख्या रहने वाली, वो उद्देश्य बार हो गया। उसके बाद बनाई जाती है प्रश्न पत्र की रूपरेखा दूसरे नंबर पर। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इतने रहने वाले हैं, वो इतने नंबर के होंगे। अति लघुतरात्मक इतने रहने वाले हैं, लघुतरात्मक संख्या ये होगी, निबंधात्मक ये होगी। यह चीज़ है रूपरेखा। तीसरी चीज़ आती है नील पत्र, यानी कि जो ब्लू प्रिंट होता है वो नील पत्र होता है, यानी कि फिर प्रश्न पत्र का निर्माण करना। और अंत में आती है आंसर की, यानी कि उत्तर कुंजी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 2 है, निष्पत्ति परीक्षण में क्या बनाया जाता है सबसे पहले? विकल्प नंबर 2 उद्देश्य बार, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण की नवीन विधि है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण की नवीन विधि कौन सी है? तो देखिए, नवीन विधि यहाँ आ रखा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में सक्रिय कौन रहता है? केवल शिक्षक रहता है दोस्तों, केवल शिक्षक रहता है। शिक्षक इसमें व्याख्या करता है, तो ये व्याख्यान विधि है, ये प्राचीन विधि है। अगले आ जाती है पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी प्राचीन विधि है, तो ये दोनों विधियाँ नहीं होगी। अगले आ जाती है समस्या समाधान विधि। अब ये जब 2 विधियाँ नहीं आ रही है तो उपयुक्त सभी, ये भी नहीं होगा। तो जो समस्या समाधान विधि है, समस्या समाधान उपागम है, तो ये आपके पर्यावरण शिक्षण की या सामाजिक शिक्षण की नवीन विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, इसमें जो विकल्प नंबर 3 समस्या समाधान विधि बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इनमें से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेरित यानी कि मतलब इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपको लग रहा है कि बालक अभिप्रेरित होकर कर रहा है? गृह कार्य पूरा करना। देखिए, गृह कार्य पूरा करना और कक्षा में अधिक से अधिक उपस्थिति, ये दोनों चीज़ें तो भाई घर वालों के दबाव से भी हो सकती है, तो ये दोनों चीज़ें होगी नहीं। कक्षा में खामोश रहना, ये चीज़ भी नहीं रहने वाली है। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन हट जाएगा। जबकि बच्चा जिज्ञासापूर्वक होकर फिर प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब उसने अच्छी तरह से कुछ सीखा है, वो अभिप्रेत हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें विकल्प नंबर तीसरा है बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि अवलोकन यानी कि देखना, निरीक्षण वगैरह, उसके बाद है कि प्रयोग करना, और तीसरी वो कौन सी है? ये तीनों विज्ञान की विधियाँ, मापन है, निगमन है, अनुमान या परिकल्पना। तो दोस्तों अवलोकन, प्रयोग और तीसरी है आपकी निगमन विधि, यानी कि फिर नियम बनाना। आपने प्रयोग कर लिया, आपने कुछ सीख लिया, उसके नियम कैसे बनाते हैं, तो वो ये जो 3 चीज़ें हैं, अवलोकन, प्रयोग और निगमन, ये विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसमें आपका विकल्प नंबर जो 2 है निगमन, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन समाज द्वारा समाज का ही अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन समाज द्वारा समाज का अध्ययन, ये कथन किसने कहा? ये एन.पी. मोपात ने कहा, बाइनिंग एंड बाइनिंग ने कहा, जॉन डिवी या जे.एफ. हर्बर्ट ने कहा। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आ रखी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके एम.पी. मोपात, यानी कि एम.पी. मोपात महोदय ने ये परिभाषा दी थी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो समाज द्वारा और समाज का ही अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, इसमें विकल्प नंबर जो 1 है एम.पी. मोपात, वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? देखिए, जो पर्यावरण विषय है इसका मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है? देखिए, गणित से होगा नहीं, हिंदी से भी
होगा नहीं। अब दो विषय बचे, या तो भूगोल या इतिहास। इतिहास में होती है ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे आपके युद्ध वगैरह हुआ, ये चीज़ें आती है, जबकि पर्यावरण विषय में ये चीज़ नहीं आती है। अब बचा क्या, भूगोल। भूगोल में वही चीज़ें होती है, भूगर्भिक जो घटनाएं, तत्व वगैरह वही पर्यावरण में रहते हैं, जैसे आपके मृदा है, जल है, भूमि है ना, इनका अध्ययन वगैरह होता है, यही भूगोल में होता है और यही पर्यावरण विषय से। तो दोस्तों पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से संबंध है वो भूगोल से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है। देखिए जन्म के बाद मतलब कि जन्म के तुरंत बाद दोस्तों ये आपके शेषवावस्था है, वो चीज़ हो जाती है, ठीक है, शेषवावस्था। तो देखिए इसमें प्रत्यक्षात्मक चिंतन आएगा, कल्पनात्मक चिंतन आएगा, प्रत्यात्मक चिंतन आएगा या तार्किक चिंतन आएगा। तो दोस्तों देखो, जो जन्म के तुरंत बाद पूछा है, यानी कि बालक इस समय कम उम्र में है, तो इसमें जो कल्पनात्मक चिंतन है, ये तो देखिए कल्पना, ये दीवा सोपन वाली घटना हो गई, जो कि ये ज़्यादातर किशोरावस्था में चलती है, ठीक है, ये किशोरावस्था में चलती है दोस्तों। इसके अलावा जो प्रत्यात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन है, ये बच्चा लगभग आपके 10-11 जब वर्ष में होता है तब करता है, उसके बाद की चीज़ें हैं ये प्रत्यात्मक प्रत्यों का, संप्रत्यों का जो निर्माण समझ वगैरह है, या तार्किक या जो अतार्किक चिंतन वगैरह करना, ये बात की चीज़ें हैं। जबकि तुरंत जन्म के बाद पूछा है दोस्तों, तुरंत जन्म के बाद यानी कि शेषावस्था में 5 से 6 साल बच्चे ये क्या करता, तो वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि जो वस्तु उसके सामने उन्हीं को देखकर उन्हीं का अनुकरण करके वो सीखता, तो ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब देखिए पाठ्य योजना बनाते हैं, जानते हैं उसमें शिक्षण उद्देश्य कैसे होने चाहिए। देखिए अस्पष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है, तो ये विकल्प हट रहा है। इसके अलावा अनिश्चित, तो अनिश्चित नहीं होने चाहिए, उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, तो ये चीज़ भी हट गई। बाकी वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, तो दोस्तों व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं, उद्देश्य हमेशा कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि जिनका जो प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है हमेशा एक ही होता है। यानी कि पाठ्य योजना में जो शिक्षण उद्देश्य है वो बेटर रहेगा, आपके वस्तुनिष्ठ उद्देश्य हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सामाजिक अध्ययन में ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए ज्ञान निर्माण करना में, यह प्रक्रिया करनी, तो इसमें विकल्प है अनुभवों का उपयोग, अवधारणा बनाना, अन्वेषण विधियां व सत्यापन या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभवों का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास ज्ञान है, वो नया ज्ञान निर्मित कर रहा है। अवधारणाएं बनाना निर्माण, ये देखिए चीज़ें सेम है, अवधारणाएं बन रही है मस्तिष्क से, बौद्धिक चीज़ें हैं, तो ज्ञान निर्माण बिल्कुल ही इसमें होने वाली चीज़ है। इसके अलावा अन्वेषण विधियाँ हैं, यानी कि जो खोज से संबंधित विधियां हैं, और इसके अलावा जो आपके सत्यापन हो रहा है, परीक्षण कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये ज्ञान निर्माण से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसमें विकल्प नंबर जो आपके 4 है दोस्तों, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक चलता है दोस्तों। इसमें पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम बताइए। टोटल कितनी बताई, 6 बताइए दोस्तों, ठीक है। इन 6 में देखिए 6 कौन कौन सी है वो थीमें बता देता हूँ। उनमें से एक तो है भोजन, एक है आवास, एक है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसके अलावा एक है दोस्तों परिवार व मित्र, ये थीम है। एक है दोस्तों जल, ये भी एक थीम है। और एक आ जाती है यात्रा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल आपके 6 थीम हो चुके हैं, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार व मित्र, जल और यात्रा, ये 6 तो मुख्य थीम है। अब काम व खेल, ये मुख्य थीम ने होकर एक उप थीम है दोस्तों। क्या है, उप थीम है ना। जैसे कि परिवार व मित्र जो आपके मुख्य थीम है, इसी में आ जाती है, जैसे संबंध, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर कह दूँ या पादप कह दूँ, ये चीज़ें इसी में इसकी उप थीम के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है, इसमें विकल्प नंबर जो 3 है काम व खेल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, काम व खेल। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में।
दोस्तों प्रश्न 12 बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है और ये आपके शिक्षण अधिगम सामग्री से पूछा है। निम्न में से कौन सी अर्ध प्रक्षेपी सामग्री है? कठपुतली, नाटक, बुलेटिन बोर्ड या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों देखिए, अर्ध प्रक्षेपी पूछी। प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है? जिसमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता हो, या कह सकता हूँ कि जिनको पर्दे पर दिखाया जा सकता है। किस पे? पर्दे पर दिखाया जा सके। पर्दे पर जिनको दिखाया जाता है वो होती है प्रक्षेपी सामग्री, और दूसरी होती है अप्रक्षेपी सामग्री, जिनको पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। तो दोस्तों देखो, पर्दे पर दिखाने वाली जैसे सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, ये होती है। अब पूछा है कि अर्ध प्रक्षेपी, यानी कि जो पूर्ण न होकर अर्ध है, तो उनमें देखिए कठपुतली भी आती है, नाटक भी है और बुलेटिन बोर्ड भी है। ये अर्ध प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है, जिनमें पर्दे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या जो 12वां है, इसका विकल्प नंबर 4 है, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सूक्ष्म शिक्षण आया है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक तो है विधि, ध्यान से सुन लेना इस प्रश्न का आप विवरण दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इसके जनक कौन है? कीथ एचिसन होंगे। ठीक है दोस्तों, कीथ एचिसन, ये तो है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक। यहाँ पूछा है सूक्ष्म शिक्षण योजना के बारे में, कि छात्रों की संख्या कितनी होती है, ये योजना में होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो योजना है, इसमें छात्रों की संख्या पूछी है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 30 से 40, कितनी होती है दोस्तों? देखिए सूक्ष्म शिक्षण है माइक्रो टीचिंग, यानी कि छोटा शिक्षण है। छोटा शिक्षण है मतलब, छोटा मतलब कि ऐसे तो होगा नहीं कि भाई छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसा होगा कि इसमें कम तो छात्र होंगे, और कम ही क्या होगा, कक्षा का आकार भी कम होगा, समय भी कम होगा। यानी कि 5 से जो 10 मिनट है आपके, वो तो इसमें समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 से 10 से इसमें छात्र हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग बता दूं आपको, 1960-61 में DW जो एलन थे, उन्होंने अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे किया था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है इसका, कि जो NCERT है अपने, NCERT है, इसने सूक्ष्म शिक्षण की समय कितने बताया, अवधि कितने बताई? याद रखना दोस्तों, 36 मिनट बताई। संपूर्ण जो इसका चक्र चलता है, संपूर्ण चक्र की अवधि कितनी बताई? 36 मिनट बताई। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 13 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य होता है। दोस्तों शिक्षण की जो समस्त क्रियाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। लेकिन देखिए यहाँ पर चारों ही विकल्प बहुत ही अच्छे विकल्प आ रखे हैं, जैसे अनुभव प्रदान करना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वातावरण के अनुसार डालना है अपने आप को, या फिर ये डालना है। ठीक है दोस्तों, और स्मरण शक्ति का विकास करना है। तो देखिए जब बालक में मतलब अनुभव आ रखे हैं, अनुभव प्रदान कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसने व्यवहार में परिवर्तन आया है, तभी तो उसे किसी चीज़ का अनुभव हो रहा है ना। उसने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है ना, उसकी स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो सबसे बेटर आंसर रहेगा वो विकल्प नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 में आपके दूसरा विकल्प है व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न है आज का, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाना है, आसान बनाना, तो आप निम्न में से किस क्रियाकलाप को अधिक महत्व देंगे? दोस्तों पर्यावरण शिक्षण को सरल बनाना है ना। ये नहीं कह रहा कि पर्यावरण शिक्षण को आप नया तरीका, मतलब नया तरीका से, ठीक है, सुगम बनाना, आसान बनाना मतलब कुछ नया कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रारंभ करो। प्रारंभ और नया कार्य में बहुत ही अंतर होता है। देखिए पाठ योजना ये तो चलती है, ये पहले भी बनाते, इससे सुगम होने वाला ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गृह कार्य करने से, गृह कार्य ज़्यादा दोगे, इससे कोई सुगम नहीं होगा ना। कक्षा शिक्षण, कक्षा में शिक्षण, ये भी पहले से आ रही है, यानी कि ये चीज़ें तो पहले ही चल रही है ना, इससे सुगम नहीं हुआ है। अब सुगम मतलब आसान बनाना है, तो वो किससे बनेगा? शैक्षिक भ्रमण से। कैसे दोस्तों? जब शैक्षिक भ्रमण कराएंगे, शैक्षिक भ्रमण यानी कि ये विद्यालय की एक बाहरी क्रिया है, लेकिन शिक्षा से संबंधित ही भ्रमण करवाया जाता है बालकों को। इससे क्या होता है कि पर्यावरण में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो बाहरी तत्व है, वो उनके बारे में बच्चे क्या होंगे? जानकार होंगे, अवगत होंगे। तो इसलिए शैक्षिक भ्रमण बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है, उसमें विकल्प नंबर जो 3 है, शैक्षिक भ्रमण, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 15 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसे लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी करें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।